नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे सामान्य हिंदी पीवाईक्यू टेस्ट भाग 24। देखिए यूट्यूब चैनल पे लगातार आपको पीवाईक्यू सेशन, स्पेशल फैक्ट क्लासेस, करंट अफेयर के एमसीक्यूज, रिवीजन महाकुंभ क्लासेस और साथ ही कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली लोकोक्ति वाली वीडियोस लगातार दी जा रही है। आगामी 14 जून का जो आपका एग्जाम है इसके लिए तो ये क्लासेस महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा 2026 की जो भी लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होंगी या यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं होंगी, उन सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इन क्लासेस के नोट्स अवश्य बनाएं। फ्री में जो ये क्लासेस आपको मिले इनका लाभ उठाएं दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट आपको दिया जा रहा है। स्पेशली पीवाईक्यू सेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हर क्वेश्चन को फिर यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है, जिससे आगामी परीक्षा में अगर प्रश्न के आसपास के फैक्ट से कोई नया क्वेश्चन फ्रेम होता है तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो पीवाईक्यू सेशन भी आप लोग अवश्य वॉच कीजिए। साथ ही अन्य क्लासेस तो महत्वपूर्ण है ही। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। सामान्य हिंदी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन टेस्ट नंबर 24। पहला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा निम्न में से किस कहानी पर फिल्म बनाई गई। ठीक है, तो देखिए ये आपका कवि परिचय वाला जो खंड है आपका हिंदी में, वहां से क्वेश्चन बना है। कवि परिचय, कवि परिचय में देखिए आपका गद्य खंड और पद्य खंड आपको दिया गया, यानी कि इसमें साहित्यकार और कवियों की सूची दी गई है। अगर आपको कवि परिचय की ई बुक चाहिए फ्री में, तो इसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। जिन्होंने पहले से डाउनलोड किया है तो उनको बताना चाहूंगा, एप्लीकेशन के ऊपर 3 डॉट पे जाइएगा। 3 डॉट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा, एक फोल्डर दिखेगा फ्री मटेरियल का। तो फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगी ई बुक्स, और इन्हीं ई बुक्स में आपको कवि परिचय सामान्य हिंदी की ई बुक भी फ्री में मिल जाएगी। वहां पर मैंने कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति शब्दावली वाली पीडीएफ भी आपके लिए अपलोड किया है। साथ ही उत्तराखंड जीके वन लाइनर्स की ई बुक है, और साथ ही आपका मोटर नियमावली अभी ड्राइवर भर्ती के लिए वो भी मैंने अपलोड की थी। ठीक है, उसके अलावा बहुत से अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट को फ्री में अपलोड किया गया आपके लिए एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल वाले फोल्डर में। तो अवश्य वॉच कीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मैंने कवि परिचय ई बुक में भी आपको फैक्ट कराया कि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने शेखर जोशी जी की दाजू फिल्म पर क्या बनाया था, एक फिल्म बनाई थी दाजू कहानी पर। माफ कीजिएगा, दाजू एक कहानी रचना है किसकी, शेखर जोशी जी की। शेखर जोशी जी, और शेखर जोशी जी की जो ये रचना है ना, दाजू का मतलब होता है बड़ा भाई। कुमाऊनी में दाजू का मतलब होता है बड़ा भाई। इसमें जो कहानी का पात्र है, मैंने आपको पूर्व में भी कराया था वीडियोस में, इस कहानी का जो पात्र होता है इसमें मदन होता है। ठीक है, मदन, मदन जो होता है एक छोटा बच्चा होता है, और मदन एक कैफे में काम करता है। वहां पर देखिए आपका जगदीश बाबू आते हैं। तो जगदीश बाबू वहां पे कैफे में आते हैं ना रोज कॉफी वगैरह पीने, तो वो उनको सर या साहब ने बोलकर दाजू बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कहानी में पहाड़ के सीधे साधे जीवन और शहरी व्यावसायिकता के बीच के टकराव को दर्शाया गया है। बहुत ही अच्छी कहानी, एक बार पढ़ लीजिएगा, आप गूगल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जगदीश बाबू को जब बार बार मदन दाजू दाजू करके संबोधित करता है, तो जगदीश बाबू जो थे ना, तो उनका जो रसूख है या उनको लगता है कि दाजू दाजू बोल के मेरी सेल्फ इमेज खराब कर रहा है, तो वो उसको डांट देते हैं, जिससे बच्चे मदन के मन में बड़ी चोट लगती है। ठीक है, तो एक मार्मिक कहानी है, एक बार पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा। और इसी कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने फिल्म मूवी बनाई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान की किस धारा के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। तो संविधान की कौन सी धारा जो जिसमें संघ को ये आपका कर्तव्य दिया गया कि वह हिंदी भाषा का प्रसार भी करे और उसका विकास भी करे। तो ये बोला गया है आर्टिकल 351 में। ठीक है, सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में यह प्रावधान है कि संघ का कर्तव्य, संघ मतलब केंद्र सरकार, केंद्र सरकार का ये कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की व्यापक संचार भाषा के रूप में विकसित हो सके। हालांकि राजभाषा के रूप में हिंदी पहले से ही मान्यता प्राप्त है। ठीक है, हिंदी हमारी राजभाषा है और भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा डिक्लेयर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। उदंत मार्तंड पत्र का प्रकाशन वर्ष कब था। ठीक है, तो ये पीआई की बहुत महत्वपूर्ण है, ये हर दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, क्योंकि देखिए हिंदी का पहला समाचार पत्र है ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, उदंत मार्तंड, इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन हुआ था 30 मई 1826 को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1826 होना चाहिए, इसमें 19 हुआ है, ये गलत हो गया, ऑप्शन ही होगा। ठीक है, 1826, 30 मई 1826 को ये पत्र, पहला जो अंक था इसका प्रकाशित हुआ था। कहां से, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ठीक है,
और इसके जो संपादक थे, संपादक कौन थे इसके? जुगल किशोर शुक्ल जी, जुगल किशोर शुक्ल जी इसके संपादक थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रारंभ में एक साप्ताहिक साप्ताहिक पत्र था, सप्ताह में एक बार छपता होगा। ठीक है, तो 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, संपादक जुगल किशोर शुक्ल जी। और इसीलिए 30 मई जो है, आपको पता होगा दोस्तों, 30 मई को भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस। ठीक है, हिंदी पत्रकारिता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 30 मई को, क्योंकि 30 मई को ही भारत का पहला हिंदी का समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था 1826 में। किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेक ने कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण किया है? तो इनमें से कौन से कवि है जिस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा ने कल्पना चित्रों, ठीक है, ऊर्जा ने कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण किया है? तो ये कवि माने जाते हैं हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, तो इनकी जो रचनाएं है ना, भावनात्मक और विचारात्मक होने के साथ साथ कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती हैं। इनके काव्य संग्रह की मैं बात करूं तो गजानन माधव मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, ये भी इनकी रचना है, ध्यान रखेंगे। और भी बहुत सी रचनाएं, देखिए कवि परिचय ई बुक में आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। आप जरूर उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से देखिएगा। ठीक है, बहुत काम की चीज है और इसमें सभी कवि और साहित्यकार आपके कवर किए गए हैं, अच्छे से देखना। बाकी देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध जी का एक उपन्यास भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनका उपन्यास एक बहुत महत्वपूर्ण विपात्र, विपात्र नामक उपन्यास इन्होंने लिखा था। इसके अलावा काट का सपना, सतह से उठता आदमी, ठीक है, कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, पक्षी और दीमक भी इनकी काव्य रचना है, ध्यान रखेंगे। ईमेल का संबंध किससे है? तो ईमेल का मतलब क्या होता है? ईमेल का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण से पत्र भेजने का एक तरीका होता है ये, ध्यान रखेंगे। ईमेल भेजने के लिए एक मानक ईमेल पते की आवश्यकता होती है, यूजर नेम और डोमेन नेम से मिलकर बना होता है। ठीक है, बिना इंटरनेट के ईमेल नहीं भेजा जा सकता, ये भी ध्यान रखना है। भारतीय जनसंचार संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, तो भारतीय जनसंचार संस्थान जिसको कहा जाता है क्या, अगर मैं बात करूं तो इसका नाम है, ठीक है, IIMC वो कहा जाता है इसको, IIMC। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसकी लोकेशन है नई दिल्ली में। ऑप्शन ही राइट आंसर है, नई दिल्ली में। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1965 को, 1965 को ये स्थापित हुआ था। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है, भारतीय जनसंचार संस्थान यानी कि मास कम्युनिकेशन का संस्थान है। तो जो भी भारतीय भाषाएं हैं उसमें पत्रकारिता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं और पूरे भारत में इसके 5 रीजनल ऑफिसेज हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पत्रकारिता के कोर्स से संबंधित या पत्रकारिता के पाठ्यक्रम से, मान लीजिए जर्नलिज्म में किसी को जाना है तो उससे संबंधित ये संस्थान है। यहाँ से किसी ने किया है तो बहुत ज्यादा वेटेज मिलता है उसको। ठीक है, पत्रकारिता की फील्ड में। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, अनुच्छेद 344 के खंड 4 के तहत 1 अक्टूबर 1961 को की गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा? ऑप्शन है, 1961 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, आर्टिकल 344 के खंड 4 के तहत 1 अक्टूबर 1961 को, ये आपको अच्छे से याद रखना है। कहां पे की गई थी? नई दिल्ली में। वर्तमान में कहां स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो भारत का जो शिक्षा मंत्रालय है ना, उसके अधीन काम करता है। अगला देखिए, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? मान लीजिए कोई बैठक आहूत की गई, एक बैठक हुई कार्यालय में और उसमें जो व्यक्ति थे उनके पदानुसार नाम, यानी कि जो भी उसका डेजिग्नेशन था उसके हिसाब से नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुई विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? कार्यवृत्त
ठीक है, आज मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद ये कार्यवृत्त तैयार किया गया, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। कार्यवृत्त, कार्यवृत्त इसको कहा जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया क्या कहलाता है? तो किसी मुद्दे पर लेख लिखने में ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण मुद्दा चर्चा में आया हो उसको न्यूज पैग कहते हैं। समाचार की गहराई तक जाना, विचारों की सामयिकता को जानना, ठीक है, और इन सभी पहलुओं पर विचार करने की जो प्रणाली है उसी को न्यूज पैग कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूज पैग। ठीक है, ये पीत पत्रकारिता शब्द भी काफी चर्चा में रहता है, येलो जर्नलिज्म इसको कहा जाता है। ठीक है, येलो जर्नलिज्म। तो जैसे बॉलीवुड की गॉसिप्स होते हैं, बढ़ा चढ़ा के खबरों को जब दिखाया जाता है, ठीक है, पब्लिक अटेंशन पाने के लिए, टीआरपी को ग्रोथ करने के लिए, जब खबरों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, ऐसी पत्रकारिता को, क्योंकि थोड़ा उसमें खबरें क्या होती है, फेक हो जाती है, तो इस प्रकार का जो जर्नलिज्म होता है उसको पीत पत्रकारिता यानी कि येलो जर्नलिज्म कहा जाता है। ठीक है, ऐसे पेज 3 पत्रकारिता क्या होती है, मैंने आपको ये सेशन कराया है। सामान्य हिंदी का कोर्स अगर आप लेते हैं एप्लीकेशन से, तो वहां पर पत्रकारिता वाला जो टॉपिक है ना, उसमें मैंने अच्छे से कराया आपको। पेज 3 पत्रकारिता क्या होती है, पीत पत्रकारिता क्या होती है, वॉच डॉग पत्रकारिता क्या होती है। ठीक है, तो ये सब बताएं आपको। इसके अलावा जो भी हमारा समाचार लेखन का पूरा स्ट्रक्चर होता है, एंकर बाइट किसे कहा जाता है? तो एंकर बाइट का मतलब क्या होता है? देखिए, एंकर बाइट, बाइट का मतलब यहाँ पे चबाने वाले बाइट से नहीं है, बाइट का मतलब होता है न्यूज से। ठीक है, तो एंकर जब कोई न्यूज देता है, यानी कि एंकर द्वारा जब किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाया जाता है, उसी को एंकर बाइट कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित और प्रभावी और लोकप्रिय शैली कौन सी मानी जाती है? तो देखिए, समाचार लेखन की जो सबसे प्रभावी शैली है, मैंने आपको बताया है, इसको कहा जाता है उल्टा पिरामिड शैली। पिरामिड होते हैं ना, जो पिरामिड का उल्टा रूप। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप देखिए, सबसे पहले देखिए 3 भागों में हम इसको बांट देते हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली जो है समाचार लेखन की सबसे प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो टाइम मिलता है वो किसको मिलता है? इंट्रो को। इंट्रो, इंट्रो को आपका लीड भी कहा जाता है। ठीक है, इंट्रो या लीड। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो होता है बॉडी, इसको बॉडी कहा जाता है, और फिर आपका क्या हो जाता है? समापन। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो यानी कि समाचार में क्या होगा, जो इंट्रो या लीड होगी वो ज्यादा लंबा होगा, उसके बाद उसकी जो बॉडी होगी, जो भी उस पर न्यूज होगी वो बोली जाएगी, और उसके बाद उसका कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे मैं बात करूं, कोई खबर आ गई, मैंने बोला कि सरकार ने पीसीएस भर्ती का सिलेबस बदल दिया, मैंने एक खबर आपको दी, सरकार ने पीसीएस भर्ती का सिलेबस बदल दिया। अब देखिए जो इंट्रो या लीड है उसमें क्या है हमारे पास? पीसीएस भर्ती का सिलेबस बदल चुका है, एक खबर आई सपोज कीजिए। ठीक है, तो ये खबर पे पूरा ज्यादा मतलब टाइम दिया जाएगा, क्यों बदला गया है, क्या कारण है। ठीक है, उसके बाद बदलने के मतलब क्या, क्यों क्यों सरकार को जरूरत पड़ी थी, बदलने से क्या लाभ होगा, क्या लाभ नहीं होगा छात्रों को। इसके बाद लास्ट में जब कंक्लूजन में ये होता है कि कंक्लूजन में बात रखेंगे। ठीक है, कंक्लूजन में फिर वही आ जाएगा कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है इसके। ठीक है, और क्या ये छात्रों के हित में होगा, नहीं होगा। तो कहने का मतलब कोई भी जब खबर होती है उसका इंट्रो या लीड ज्यादा बड़ा होता है। तो अमूमन जो है देखिए पिरामिड ऐसा होता है, अमूमन क्या होता है कि जो इंट्रो होता है छोटा होता है, उसका बॉडी जो है कंक्लूजन सबसे बड़ा होता है। अमूमन जब हम कोई मान लीजिए कोई हम कोई सारांश लिख रहे हैं, या मान लीजिए कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, या मान लीजिए कोई आपका ऐसे लिख रहे हैं, उसमें इस प्रकार से होता है। लेकिन समाचार लेखन में इसका उल्टा होता है, और इसी को उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसको, लेकिन मैंने जो टॉपिक है वहां पे अच्छे से बताया हुआ है आपको। अगर देखिए, निम्न में से महादेवी वर्मा की रचनाओं का प्रकाशन का सही क्रम बताइए। ठीक है, तो इसमें आपको बताना जो महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, किस वर्ष में कौन सी रचना उनकी प्रकाशित हुई थी। महादेवी वर्मा देखिए छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है, और महादेवी वर्मा जी की जो 4 रचनाएं हैं, इसका ऑप्शन है डी सही आंसर। ठीक है, डी आंसर इसमें सही है। निहार जो इनकी प्रकाशित हुई थी, निहार प्रकाशित हुई 1930 में। रश्मि का प्रकाशन हुआ था, ये सभी इनके काव्य संग्रह है। ठीक है, 1932 में प्रकाशित हुई। नीरजा का प्रकाशन हुआ था आपका 1934 में, और सांदे गीत का प्रकाशन हुआ था 1936 में। ठीक है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। और महादेवी वर्मा जी की जितने भी काव्य रचना है ना, उनका संकलन आपका यामा में मिलता है, और इसी यामा संकलन के लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, ज्ञानपीठ से भी सम्मानित है। ठीक है, महादेवी वर्मा, ये आपको ध्यान रखना है।
मतवाला पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? तो कौन व्यक्ति है जिसने निम्न में से मतवाला पत्रिका का संपादन किया था? तो मतवाला पत्रिका जो है इसके संपादक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, निराला जी ने इसका संपादन किया था। हालांकि जो मतवाला पत्रिका थी इसकी स्थापना सेठ महादेव प्रसाद ने की थी। 26 अगस्त 1923 को कोलकाता से पहली बार प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और इस पत्रिका में जो राष्ट्रवादी राजनीतिक दृष्टिकोण था उसमें का वो व्यंग्यपूर्ण और हास्यपूर्ण लहजे से प्रस्तुत किया गया था। 1930 में पत्रिका बंद हो गई थी। निराला जी संपादक इसके रह चुके थे। विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो देखिए, विविध भारती प्रसारण सेवा, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी भारत में 3 अक्टूबर 1957 को। ऑप्शन ए राइट आंसर जाएगा। ठीक है, 3 अक्टूबर 1957 को ये शुरू हुई थी। और ये किसकी सबसे बड़ी प्रसारण सेवा है? तो आकाशवाणी की। आकाशवाणी, ठीक है, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो था और इस आकाशवाणी को 1957 में ही आकाशवाणी नाम दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत जी के सुझाव पर। ठीक है, और विविध भारती जो है इसी के अंतर्गत शुरू किया गया था 3 अक्टूबर 1957 को। ध्यान रखेंगे। हरिशंकर परसाई ने जबलपुर से किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हरिशंकर परसाई जी ये हिंदी के जगत में जाने जाते हैं प्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में। ठीक है, व्यंग्यकार, व्यंग्य विधा को दर्जा दिलाने वाले साहित्यकार इनको कहा जाता है। और हरिशंकर परसाई जी ने जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कब शुरू किया था? 1956 में, 1956 में इन्होंने इस पत्रिका को शुरू किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना कब की थी? तो देखिए, भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अधीन जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना की वो 11 दिसंबर 1950 को की। ठीक है, 11 ऑफ दिसंबर 1950। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसमें, 1950। ठीक है, अब देखिए जो हमारा, देखिए अब ये जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली बोर्ड है, काम क्या है भाई इसका? ठीक है, अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है ना, तो भारत में जो हमारे देखिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के निर्माण करने के लिए जो भी हमारी वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली होगी उसका निर्माण इसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, पंत जी की पहली कविता का नाम क्या था? तो पंत जी यानी कि बात हो रही है यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जी। जब भी पंत जी ऐसे शॉर्ट में आएगा तो आपको समझ लेना है बात हो रही है छायावाद के स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी छायावादी कवि थे और इनकी पहली कविता का नाम था गिरजे का घंटा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, गिरजे का घंटा। कविता इन्होंने 1916 में लिखी थी। अब 1916 में पंत जी कितने वर्ष के होंगे? 16 वर्ष के। ठीक है, आप सभी को पता है पंत जी का जन्म हुआ था सन 1900 में। 1900 में जन्म हुआ था ना इनका, तो 16 साल के थे जब पहली कविता इन्होंने लिखी थी। और इनकी भी एक कविता और आती है 1919 में, रश्मि नामक कविता इन्होंने भी लिखी थी। ठीक है, महादेवी वर्मा जी का भी है लेकिन इन्होंने रश्मि कविता लिखी थी, उनका संग्रह है, ध्यान रखना है। तो गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता थी, ध्यान रखना है आपने। पंत जी का वास्तविक नाम याद कर लो भाई, एग्जाम में बनता है कई बार। इनका वास्तविक नाम था गुसाई पंत। ठीक है, गुसाई पंत नाम था, लेकिन शर्म लगती थी इनको अपने नाम से और इन्होंने अपना नाम रख लिया था फिर क्या, सुमित्रा नंदन पंत। अगला देखिए, निराला जी की बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है? तो निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला की बात हो रही है यहाँ पे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बादल राग आपका 6 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो छायावादी कवि हमारे त्रिपाठी जी भी, इनकी प्रसिद्ध कविता है बादल राग। इसमें कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक बताता है, ध्यान रखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादल राग कविता में बादलों को क्रांति का प्रतीक बताया है। ठीक है, क्रांति का प्रतीक, सिंबल ऑफ रेवोल्यूशन बताया है। ठीक है, किसको? क्लाउड्स को, ध्यान रखना आपने। और कविता में बादलों के गुणों का वर्णन करते हुए उन्हें शोषित वर्ग का हितैषी भी बताया इन्होंने। तो बड़ी अच्छी कविता है बादल राग। इस करुणा कलित हृदय में अब विमल रागिनी बसती, यह पंक्ति किस कवि की है? मतलब किस कृति की है? पहले कृति बताने फिर कवि भी मैं आपको बताऊंगा। तो पंक्तियां दी गई आपको रचना से डायरेक्ट। इस करुणा कलित हृदय में अब विमल रागिनी बसती, तो ये आपका आंसू नामक रचना से ली गई पंक्तियां हैं। ठीक है, अब देखिए कलित हृदय की बात हो रही तो आंसू जैसे कि नाम से पता चल रहा है
तो ये छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है आंसू, और वहीं से ये पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी देखिए झरना, लहर, कामायनी, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला देखिए, निम्न में से चिदंबरा प्रमुख काव्य कृति है। तो चिदंबरा जो है आपकी किसकी है रचना, ये कई बार मैं आपको करवा चुका हूँ। चिदंबरा जो है छायावादी कवि आपका किसकी कवि है? चिदंबरा आपका संकलन है सुमित्रा नंदन पंत जी का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सुमित्रा नंदन पंत जी का काव्य संकलन है। ठीक है, और इस रचना के लिए 1968 में पंत जी को ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया गया था। चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ मिला इनको, और हिंदी का पहला ज्ञानपीठ था ये, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ था। ठीक है, हालांकि पहला ज्ञानपीठ जी शंकर कुरूप जी को मिला था, मलयालम साहित्यकार थे, लेकिन हिंदी के लिए जो पहला मिला 1968 में वो आपका सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो दोस्तों ये था आज सामान्य हिंदी पीवाईक्यू सेशन पार्ट 24। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, और टेस्ट सीरीज अगर आपको लगाने तो अवश्य लगाएं। और जो लोग देखिए, अगर आपको हिंदी बिल्कुल नहीं आती, जीरो हिंदी है, और हिंदी बहुत अच्छे से सरल और सहज भाषा में समझना चाहते हैं, पूरा आप सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो जो एप्लीकेशन स्टोर पे ओनली हिंदी कोर्स है उसको आप ले सकते हैं। बहुत अच्छे से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, एक बार आपने वो कोर्स देख लिया तो हिंदी आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, बाकी हमेशा की तरह बोलूंगा यार, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवॉइड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक अच्छे से अपनी स्टडी करें, मोटिवेटेड रहे, लोगों को भी मोटिवेशन दें, और साथ ही एनर्जेटिक रहें, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट आपका बना रहना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और साथ ही किसी भी कंडीशन में अपने पेशेंस को नहीं खोना है, क्योंकि उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करना आपकी पेशेंस की ही परीक्षा है। अगर उसको आपने जीत लिया तो समझ लो एग्जाम को क्रैक कर लिया। जय हिंद, जय देवभूमि।